हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कहानी आकाशदीप। और ये कहानी आपके यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में है। और ये कुल कहानियाँ 21 कहानियाँ हैं, जिसमें से मैंने 6 कहानियाँ करवा दी है और आज ही हमारी 7वीं कहानी है। और लगभग जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में यानी हमारे पाठ्यक्रम में है 21 कहानियाँ, तो सारी की सारी हम कंप्लीट करेंगे। और संपूर्ण पाठ्यक्रम ये निःशुल्क रहेगा। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ये आपकी पेड रहेगी पीडीएफ। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। बाकी बातें हम करते रहेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप कहानी। थोड़ा सा हम लेखक परिचय के बारे में जान लेंगे कहानी पढ़ने से पहले। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 1889 की सन आप याद रखेंगे। और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ये हिंदी के कवि भी हैं, मतलब इन्होंने कविता भी की है, नाटककार भी रहे हैं, उपन्यासकार, निबंधकार भी रहे हैं। ये हिंदी के छायावाद युग के 4 आधार स्तंभों में से माने जाते हैं। यानी छायावाद के 4 आधार स्तंभ कौन कौन से हैं? निराला है, सुमित्रानंदन पंत हैं, महादेव वर्मा है और जयशंकर प्रसाद हैं। तो ये 4 आधार स्तंभों में माने जाते हैं। कथा के क्षेत्र में प्रसाद को आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभकर्ता माने जाते हैं। यानी आधुनिक जो कहानियाँ लिखी गई थी उनके ये आरंभकर्ता, इन्होंने आधुनिक कहानियों की शुरुआत की है। तो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और आज की हमारी वीडियो रहेगी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे सन 1912 में इंदु में इनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई थी। अब ये जो पहली कहानी है ये क्या है? ग्राम कहानी है। कब प्रकाशित हुई थी? 1912 में प्रकाशित हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम कहानी है। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु में। कब हुई थी? 1912 में हुई थी। और कुल इनकी कहानियाँ हैं 72 कहानियाँ हैं। तो यहाँ लगभग से अगर आपने ध्यान दिया होगा, लगभग इस लाइन में हमारे 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। ठीक है, और मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो ऐसी बनाती हूँ कि आप काम करते करते भी सुन लोगे तो भी आपके जहन में अच्छी प्रकार से बैठ जाएगी, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हो तो। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह देखेंगे। कहानी संग्रह का मतलब होता है एक से ज़्यादा कहानियाँ उसमें संकलित की जाती है, इकट्ठी की जाती है, उन्हें संग्रह कहा जाता है। जिसमें से इनका कहानी संग्रह छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। तो छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल। इस प्रकार से ये 5 कहानी संग्रह है। पहला छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी हैं। इन्हें ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक व कलात्मक कहानियाँ लिखी है। मतलब इनकी कहानियों की जो प्रधानता रही है वो ऐतिहासिक, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। पौराणिक, जो पुराणों से संबंधित है, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा इनकी कहानी में जो राजा महाराजा, उनकी कहानियों, उनकी जीवन परिचय से, उनकी लड़ाइयों से, और ये जो हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में जितने संघर्ष हुए, इनसे संबंधित इनकी कहानियाँ हैं। और इनकी श्रेष्ठ कहानियों के नाम हम देखेंगे, जिसमें श्रेष्ठ कहानियाँ गुंडा है, आकाशदीप है, पुरस्कार है, सालवती है, आंधी है, इंद्रजाल है, छोटा जादूगर है, मधुआ है। एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ। गुंडा, आकाशदीप, पुरस्कार, सालवती, आंधी, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, मधुआ आदि। जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। मतलब ये प्रश्न यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है।
ये अगर आप सब्जेक्टिव में लिख रहे हो तो ये लिखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये लाइनें लिखते हो तो आपके नंबर बढ़ने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो आकाशदीप कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे। तो एक बार आप देख लें। अभी ऑफ़र चला हुआ है, मैंने एक दिन के लिए ऑफ़र और बढ़ा दिया है। अगर आप यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आज के लिए ये क्या है, ऑफ़र है आज के दिन ये 999 रुपये में। और 999 रुपये में आपका क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव यानी आपकी नेट की भी तैयारी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव की भी हो जाएगी, सब्जेक्टिव की, इंटरव्यू की, मतलब चारों ही प्रोसेस की इसमें तैयारी हो रही है। अगर आप इस नंबर पर मैसेज करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नेट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इंटरव्यू। ठीक है, अब देखेंगे महत्वपूर्ण इनकी क्या है। पथिक 1913, कानन कुसुम 1913, ये सन याद करना बहुत ज़रूरी है। किन के लिए? नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए। ठीक है, अगर पीजीटी का कोई विद्यार्थी देख रहा हो तो पीजीटी में तो ये कहा है महत्व तो याद रखने ही होंगे। प्रेम पथिक मेट्रिक भी बताऊंगी, लेकिन आप एक बार ऐसे सुन लो। प्रेम पथिक 1913, कानन कुसुम 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, आंसू 25, लहर 33, कामिनी 35, उर्वशी क्या है, चंपू का भी है 1909 का है, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, सो को छुआस ये क्या है, कविता 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, वो ब्रुवाहन 1911। अब क्या है, हम इसको लाइन से याद करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेंगे, ध्यान से सुनेंगे, मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगी आपको। ठीक है, अब क्या है, उर्वशी क्या एक लड़की है। उर्वशी किससे मिलती है भाई? किससे मिलती है भाई? वन में मिलती है उर्वशी। उर्वशी वन में मिलती है, किसमें? 9 में। तो कई कहते हैं कि उर्वशी 9 वन में मिली, 9 प्रेम राज्य, वहाँ पर क्या है, एक प्रेम राज्य बनाते हैं। अब प्रेम होने के बाद आंसू आते हैं, फिर क्या है, शोक हो, सुने शोक हो जाता है। फिर क्या होता है कि अयोध्या का उद्धार, मतलब देखो भाई, अयोध्या में क्या है, दशरथ का देहांत हो जाता है तो अयोध्या के उद्धार के लिए वहाँ चले जाते हैं, राम वन में चले जाते हैं। मैं एक कहानी सुना रही हूँ, आपको अच्छी लगी तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो अपने तरीके से भी याद कर लेना। फिर अयोध्या को उद्धार करने जाते हैं 1910 में। अब क्या है, अयोध्या जाने के लिए भाई क्या चाहिए, कुछ बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ तो चाहिए, तो वो ब्रुवाहन में जाते हैं। बबरू वाहन के जाने के बाद अब क्या, वाहन जाने के वापस घर आते हैं। तो वापस घर नहीं आकर वो क्या जाते हैं, फिर क्या, प्रेम पथिक यानी फिर प्रेम के रास्ते पर चलते हैं 1913। फिर कानन कुसुम, फिर कान में क्या है, कुसुम लगाते हैं प्रेम को प्रकट करने के लिए। फिर महाराणा का महत्व, अभी क्या है, फिर इसके बाद इनको महाराणा का महत्व समझ में आता है। फिर क्या है, झरने पर बैठते हैं भाई, जो झरना है, जो दर्शनीय स्थल है, वहाँ पर घूमते ही हैं 1918। फिर क्या, वहाँ घूमते घूमते भाई उन्हें अपनी कुछ यादें आ जाती, फिर उनके आंसू आ जाते हैं। अब झरना बहेगा, वहाँ बैठ कर रोएंगे, तो भाई देखो, अब झरना बहेगा, वहाँ लहर भी चलती है, फिर लहरों को देखते हैं 1933। फिर कामिनी, फिर क्या है, वहाँ कामिनी काम करते हैं 1935। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर लेती हूँ, ध्यान से देखेंगे और सुन लेंगे। पहला क्या है भाई, उर्वशी क्या है, उर्वशी है 1909 में। क्या है, उर्वशी किस में मिलती है, वन में मिलती है। फिर क्या, वहाँ प्रेम का राज्य बसाते हैं। फिर क्या है, प्रेम का राज्य बसाने के बाद इनको शोक हो जाता है, किसका, अयोध्या के, मतलब कि जो राम वन में चले जाते हैं उनको शोक उच्छ्वास यानी शोक हो जाता है। फिर क्या, अयोध्या का उद्धार करने के लिए जाते हैं। फिर किस में जाते हैं, वाहन में जाते हैं। वाहन में फिर वापस आने के बाद फिर प्रेम पथिक, फिर प्रेम के रास्ते पर चलते हैं। तो प्रेमी प्रेमिका फिर क्या करते हैं, कान में क्या है, कुसुम लगाते हैं। फिर महाराणा का महत्व समझ में आता है। फिर क्या करते हैं, झरना देखने चले जाते हैं। फिर झरने को बैठ कर क्या है, उनको कुछ अतीत की यादें आ जाती हैं। फिर आंसू बहाते हैं और फिर लहरों को देखते हैं 1933। फिर काम करते हैं कामिनी 1935। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर लेंगे। 2-3 बार सुनोगे, मैं कहती हूँ वीडियो को रोक के आप 2-3 बार सुन लोगे तो भी मेरी वीडियो आपको याद हो जाती है। अब क्या, सज्जन। अब सज्जन क्या है भाई, सज्जन लोग आजकल तो सज्जन 10-10 मिलने मुश्किल हो जाते हैं। सज्जन क्या है, 10-10 मिलने मुश्किल हो जाते हैं सज्जन। फिर कल्याणी परिणय,
अब क्या सज्जन क्या चाहता है, कल्याण चाहता है। 1912 फिर करुणालय भी, जो समाज में जो दुख सुख है उनको देखकर उसकी करुणालय, उसका हृदय करुणा से भर जाता है। फिर क्या करता है, प्रायश्चित करते हैं। अब सज्जन लोग ही प्रायश्चित करते हैं, भाई हमने यहाँ गलती की, सामान्य आदमी तो प्रायश्चित करता नहीं है, फिर उन्हें प्रायश्चित हो जाता है। फिर राजश्री, फिर वो सोचते हैं भी एक राजश्री यानी एक राज बसाएंगे। विशाखा, और विशाखा देखो, विशाखा का सन देखो आपने, विशाखा सन याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। मैंने इसको इसमें बंद कर देती हूँ, बॉक्स में ध्यान से देखना आप। ये मैंने बॉक्स में बंद कर, 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखो। ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है, इसको मैंने ऐसे कर दिया भाई। अब क्या है, 1 सेकंड के लिए, अब देखो आपको 21 लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ, लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है ना, जो जिसको बोलते हैं सलजम वाला से है, तो देखो सलगम वाला, तो ये क्या है, 21 है, विशाखा 1921। फिर क्या है, अजात शत्रु। अब अजात शत्रु क्या है, अजात शत्रु, वही शत्रु, दो शत्रु खड़े हैं, 2 22 मतलब 2। फिर जन्मेजय का नाग यज्ञ। अब नाग यज्ञ देखो, नाग के ऐसे सिपन होता है ना, तो 1926। फिर है कामना 1927। फिर है चंद्रगुप्त 28। फिर शकंदगुप्त 1928। ये गलत लिखा भाई, चंद्रगुप्त को आप याद कर लेना, ये पेंटिंग में 1931 आएगा वो चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त का आप ठीक कर लेंगे, 1931 है, ठीक है। फिर शकंदगुप्त 1928, एक गुट 1929। अब ध्रुव स्वामिनी 1932, और ध्रुव स्वामिनी का भी मुझे लग रहा है कि 1933 है, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी का भी 1933, जहाँ तक मुझे याद है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ध्रुव स्वामिनी का मुझे तो 33 लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, टाइपिंग वाला जैसे बाहर करवाएं तो टाइपिंग वाला गलती कर देता है। अग्निमित्र, तो ऐसे एक बार फिर से मैं रिवीजन कर लेती हूँ। देखिए सज्जन क्या है, 1 नहीं 10 सज्जन तो 1 नहीं 10, मतलब 1 ही मिलता है, 10 मिलने मुश्किल हो जाते हैं। सज्जन 1910। कल्याणी प्रणय, सज्जन क्या कल्याण करना चाहता है, उसके हृदय में करुणा है, तब वो कल्याण करता है। फिर उसे प्रायश्चित होता है अगर उससे कुछ गलती हो जाती है, फिर वो राज्य स्थापित करना चाहता है। फिर विशाख, अब क्या है उसकी विशाख, भाई जिसने राज्य स्थापित कर लिया, तो लोगों को क्या है उसकी साख पर, मतलब साख मतलब होता है इज्जत, इज्जत पर क्या है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। फिर उसके शत्रु हो जाते हैं, अजात शत्रु, और अजात शत्रु फिर शत्रु हो जाते हैं, तो वो क्या नाक की तरह मंडराते रहते हैं, भाई इसकी जय जयकार कैसे हो रही है, नाक की तरह। और ये कामना करते हैं भाई गुप्त रूप से कामना करते हैं कि क्या है इसकी ये जो शिखर पर पहुंच रहे, इसे गिराना है, ठीक है। फिर वो सकंदगुप्त, फिर वो क्या है एक घूट, और क्या एक घूट बढ़ते रहते हैं भाई इसका राज्य के लिए। फिर है ध्रुव स्वामिनी, वही ध्रुव स्वामिनी को भेजते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लें, सज्जन 1910, कल्याणी प्रणय, करुणालय 13, प्रायश्चित 13, प्रायश्चित राजश्री 1914, विशाख 21, अजात शत्रु 22, जन्मेजय का नाग 26, कामना 27, चंद्रगुप्त 1931 याद रखेंगे, सकंदगुप्त 1928, एक गुट 29, ध्रुव स्वामिनी 1933, और अग्निमित्र, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। कहानी संग्रह छाया 1914, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1913, और इंद्रजाल 36, और ये क्या प्रसाद संग नाटकों के गीत। तो छाया 1914, प्रतिध्वनि आकाशदीप 1929, ये हिंदू पत्रिका में छपी थी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर है उपन्यास इनके 3 ही है, जिसमें कंकाल है, तितली है, इरावती क्या है अधूरा है। ये पूछ लिया जाएगा कि इनका कौन सा उपन्यास अधूरा है, तो इरावती। तो यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी हो रही थी, अब तक सब्जेक्टिव की भी हम देखेंगे। निबंध क्या है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और इनने लगभग क्या है 72 कहानियाँ लिखी है, कुल कितनी लिखी है 72। और इनकी कहानी संग्रह 1912 में, हिंदू कहानी संग्रह 1912, ठीक है, एक ग्राम में छपी थी, ठीक है। इनकी पहली कहानी कौन सी, ग्राम में हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार, अब ये ग्राम क्या है कहानी है, लेकिन छायावादी रचना कौन सी है, खोलो द्वार 1914 में, दोनों ही हिंदू पत्रिका में छपी थी, ग्राम भी और खोलो द्वार भी।
लेकिन ये क्या है, प्रथम कहानी है ग्राम और खोलो द्वार क्या है, छायावादी रचना 1914 की हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब कुल इनके 5 कहानी संग्रह हैं। 5 कहानी संग्रह छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, फिर क्या है, इंद्रजाल है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे। आकाशदीप कहानी संग्रह, कुछ आकाशदीप में कुल 19 कहानियाँ संकलित। आकाशदीप में कितनी कहानियाँ संकलित है? 19 कहानी। प्रश्न पूछा जाएगा कि आकाशदीप में कितनी कहानियाँ संकलित है, तो याद रखेंगे आकाशदीप में 19 कहानियाँ हैं। ठीक है, फिर इनकी देखेंगे 19 कहानियाँ कौन कौन सी संकलित है आकाशदीप में। पहले तो क्या है, आकाशदीप ही है। अभी आप कहोगे मैम आप तो आकाशदीप कहानी संग्रह बताए थे, अब आप कहानी संग्रह बताइए। भाई क्या है आकाशदीप कहानी संग्रह का क्या है, जैसे उपन्यास भी कई भी कहानी में प्रकाशित कर देते, कैसे उनका छोटा रूप। ठीक है, तो अब क्या है, ममता भी इनकी कहानी है, स्वर्ग के खंडर भी है, स्वर फिर है सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी। देवदासी इनका महत्वपूर्ण है। समुद्र तरसन, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराध, प्रणय रूप की छाया, और क्या है, ज्योति, स्मृति, बिरमला, बिसाती। तो ये इसमें महत्वपूर्ण देख लेंगे। एक तो आकाशदीप ही इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी क्या है, ममता भी इनकी महत्वपूर्ण कहानी है, और शौरक के खंडर भी महत्वपूर्ण है, फिर सुनहला सांप है, हिमालय का पथिक है, फिर इनकी भिखारिन, फिर प्रतिध्वनि बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, फिर कला, फिर देवदासी महत्वपूर्ण है, फिर समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, फिर अपराधी, फिर है प्रणय चिन्ह रूप की छाया भी इनका महत्वपूर्ण है, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती। बिसाती भी इनकी महत्वपूर्ण है। तो ये कहानियाँ इनकी बहुत महत्वपूर्ण है। आकाशदीप कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ, 19 कहानियाँ संकलित है। अब यहाँ देखेंगे इस कहानी संग्रह में 3 कहानियाँ ऐतिहासिक हैं। अब क्या है, आकाशदीप कहानी संग्रह में 3 कहानियाँ ऐतिहासिक है, मतलब इतिहास की घटनाओं पर आधारित है, जिसमें आकाशदीप है, ममता है और शौर्य की खंडर है। तो मैंने कहा था कि ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, आकाशदीप, ममता और शौर्य की खंडर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी के माध्यम से कर्तव्य पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देती है। अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रेम का बलिदान देना कहानी के उद्देश्य को दर्शाता है। और आदर्श प्रेम की स्थापना, आदर्श प्रेम की स्थान प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व में कर्तव्य विजय को दिखाना इस कहानी का प्रेम लक्ष्य है। मतलब ध्यान दीजिए, मतलब कि एक तरफ तो क्या है, कर्तव्य, और एक तरफ से क्या है, प्रेम है। अब क्या है, इनके पास ऐसा ये रास्ते पर खड़ी है जो चंपा है, या तो ये प्रेम का चयन कर सकती है या कर्तव्य का चयन कर सकती है। ठीक है, तो उस समय की जो कहानियाँ लिखी जाती थी वो क्या है, कर्तव्यबद्ध कहानियाँ ज़्यादा होती थी, या देश प्रेम की कहानियाँ होती थी, या मतलब ऐसी कहानियाँ होती थी जिसमें क्या है, प्रेम को क्या माना जाता था, एक बलिदान को ही प्रेम माना जाता था। लेकिन आजकल क्या है, प्रेम को पाना ही प्रेम पाना माना जाता है, प्रेम को पाना यानी, लेकिन उस समय क्या है, प्रेम का त्याग करना ही सच्चा प्रेम माना जाता था। तो इसमें जो हमारी वो है, हमारी नायिका है, आकाशदीप की नायिका है, वो क्या है, कर्तव्य का चयन करती है और प्रेम को ठुकरा देती है। बाकी क्या है, हम आगे आगे बढ़ेंगे, तो आगे जैसे ही बढ़ते जाएंगे आपको कहानी पूरी का पूरा सारांश आपके जहन में होगा, ध्यान से सुनेंगे। कहानी की नायिका का नाम क्या है, चंपा। अकेले आकाशदीप जलाकर बुद्धगुप्त की तरह भटके लोगों को मार्गदर्शन कराती है। अब कहाँ रहती है, आकाशदीप जलाकर रहती है। और यहाँ देखेंगे पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम, सत्य, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी ठीक लेना भाई, ईमानदारी में बड़ी ई आएगी, ईमानदारी में। ठीक है, ये देख लेना, ईमानदारी यहाँ छोटी लिखा रखी है। सेवा, नैतिकता जैसे शाश्वत मूल्यों को स्थापित किया गया है। ताम्रलिपि क्या है, बंगाल की खाड़ी में इसी एक प्राचीन नगर था ताम्रलिप्त। ये एक जगह का नाम है ताम्रलिप्त, इसको याद रख लेना है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपके पेपर में, और सब्जेक्टिव में तो आपको लिखना ही लिखना है। तो बंगाल की खाड़ी में ताम्रलिप्त एक जगह है, ये क्या है, प्राचीन नगर है। विद्वानों का मत है कि इसमें वर्तमान
ताम्लुक की प्राचीन ताम्रलिप्त है, मतलब वर्तमान जो जगह का नाम है ताम्लुक, लेकिन प्राचीन में इसे ताम्रलिप्त नाम से जाना जाता था। भारतवर्ष में कलिंग, ताम्रलिप्त आदि प्राचीन बंदरगाहों में भारतवासियों के जहाज बराबर सिंघल, सुमात्रा, जावा आदि द्वीपों की ओर जाते, मतलब ये हमारे जो द्वीप हैं जैसे सिंघल है, सुमात्रा है, जावा, ये द्वीपों के नाम है। यहाँ पर हवाई जहाज और हमारे ये बंदरगाह जाते थे। तो यहाँ आप देखेंगे अब विस्तार से कहानी में कितने भाग हैं, ये बार बार पूछा जाता है किस नाटक में कितने भाग है, कहानी के कितने भाग हैं, ये आपको याद रखना है। तो आकाशदीप में कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। तो वो 2 भाग में मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। जैसे मैंने विशाख की ट्रिक बताई थी कि 21 नज़र आ रहा है, तो इसमें आप ऐसे देख करके देखोगे, इसमें 2 नज़र आ रहा है दीप, देखो देखो बीच में 2 नज़र आ रहा है। तो आकाशदीप में कितने भाग है? 2 है। और दैसे दीप दैसे 2, ठीक है, ऐसे भी याद मतलब आपकी मर्जी है। मैं नहीं कहूँगी कि आपको जो मैं बता रही हूँ वही आप याद करें, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है याद करें, ठीक है। अब हम विस्तार से कहानी पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। समुद्र में पोत और दूसरा भाग 5 वर्ष बाद चंपा द्वीप पर घटित होती है, मतलब एक देखो ये दूसरा भाग है, ये 5 वर्ष के बाद घटित होता है। तो आज हम पढ़ेंगे पहला भाग, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही भाग पढ़ेंगे आज ने दोनों। पहला भाग समुद्र में पोत पर और दूसरा भाग 5 वर्ष बाद चंपा द्वीप में घटित होता है। यानी पहला भाग तो घटित होता है समुद्र के पोत पर, ठीक है, और दूसरा भाग घटित होता है चंपा द्वीप में। और इस द्वीप का नाम पहले चंपा द्वीप नहीं था। जैसे कहानी पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कैसे उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप पड़ा है। तो ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा अगर बता दिया तो। दूसरा भाग कहानी में लेखक बताना चाहते हैं कि मानव के आचरण और व्यवहार को प्रेम और त्याग से बहुत कुछ बदला जा सकता है। फिर देखो कहते हैं ना कि अपना एक स्वभाव होता है, लेकिन वो स्वभाव बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है? जब सामने वाला अपना आपका साथी है जो आपसे प्रेम करता है, वो प्रेम में क्या अपने स्वार्थ का त्याग कर देता है, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये प्रेम जो मेरा सच्चा प्रेम है, और वो अपने आप को बदलने के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है। ये कहानी प्रेम और क्रम के द्वंद्व पर आधारित है। अंत में कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। नायिका चंपा कर्तव्य के आगे अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नायिका चंपा है अपने प्रेम के मतलब अपने कर्तव्य के लिए अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। कैसे करती है ये हम आगे पढ़ेंगे। नारी के त्याग और कल्याण की भावना इस कहानी में मुखरित होती है, मतलब एक नारी में त्याग और कल्याण की भावना होनी चाहिए, वो इस कहानी में मुखरित होती है, मतलब दर्शाई गई है। आकाशदीप कहानी की शुरुआत 2 बंदी जिन्हें कैद किया गया है। एक का नाम है चंपा, दूसरे का नाम क्या है? बुधगुप्त। चंपा एक लड़की है, बुधगुप्त एक लड़का है, जो बंधन से आज़ाद करवाने से शुरू होती है, मतलब अपने बंधन आज़ाद अपने जो जिसमें बांध रखा है उन्हें उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। कहानी संग्रह में आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की भावपूर्ण कहानी है। मतलब देखो भाई, भावना तो जब प्रेम है जहाँ पर तो भावनाएं तो वहाँ होती हैं। इसमें आकाशदीप के माध्यम से चंपा की माँ आशा भरी भावनाओं से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया है। कहानी का पूरा कथानक चंपा के क्रियाकलापों एवं निर्णयों के आसपास घूमता है। यानी जो कहानी की जो घटना है, जो कथानक है, तो पूरी कहानी क्या है? चंपा के क्रियाकलाप और वो निर्णयों के आसपास घूमता रहता है। देखें, वह पुरुषों की कुछ शक्ति चेष्टाओं का साहसपूर्ण प्रतिकार करती है। मतलब कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो मतलब एक देश से देखा जाए कुत्सित मतलब जो गंदी निगाहों से देखते हैं, स्त्री को एक शारीरिक सुख से ही देखते हैं, मतलब कि उसको त्याग और प्रेम से नहीं देखते हैं, बल्कि क्या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देखते हैं, वो इसमें दर्शाया गया है। और उनका क्या है, चंपा बहुत पुरजोर विरोध भी करती है। इसमें कहानीकार ने बड़ी ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया है। प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व को देखकर लिखी गई ये कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। कहानी के मुख्य पात्र देखेंगे, मुख्य पात्र कौन कौन है? कहानी में बहुत कम पात्र है। बुधगुप्त क्या है? कहानी का वीर तथा साहसिक नायक पात्र है। ये चंपा से प्रेम करता है, वह एक जलदस्यु है और ताम्रलिप्त का क्षत्रिय। तो ये देखो, जो बुधगुप्त है वो क्या है? एक वीर है और नायिका का प्रेमी है, चंपा का प्रेमी है। और क्या मतलब चंपा का प्रेमी है तो चंपा से प्रेम करता है। जलदस्यु मतलब एक जल का क्या है? दस्यु मतलब डाकू है।
और ताम्रलिप्त का क्या है, क्षत्रिय। चंपा कहानी की वीर नहीं हुआ आएगा भैया, वीरांगना आएगा, ठीक है, वीरांगना आएगा। वीरांगना मतलब कि जो नारी होती है वीरांगना, और जो वीर होता है वो पुरुष, ठीक है। तो ये वीरांगना कर लेना आप यहाँ। वीरांगना नायिका पात्र है जो बुद्धगुप्त से आदर्श था एकनिष्ठ प्रेम करती है। मतलब चंपा है वो भी क्या, बुद्धगुप्त से प्रेम करती है। एकनिष्ठ मतलब एक उसी से करती है, किसी और से नहीं। मणिभद्र कहानी का खलनायक है। खलनायक मतलब जिसको आप बोलते हो ना, जैसे फिल्म देखते हो तो जिसको बोलते हो विलन, वही वाली बात है, विलन बोलते हो जिसको इंग्लिश में, वही खलनायक। चंपा और युद्धगुप्त नहीं, बुद्धगुप्त, ये टाइपिंग में गलती हुई है, बुद्धगुप्त लिख लेंगे यहाँ। बुद्धगुप्त दोनों को बंदी बना लेता है, मतलब दोनों को कैद कर लेता है, किसको, चंपा और बुद्धगुप्त को। जया चंपा की जंगली दासी है, ये चंपा को रानी कहती है। जया पात्र है, वो क्या है, एक जंगली दासी, मतलब जंगल में रहती है, और चंपा को क्या कहती है, रानी कहती है। अब हम कहानी की शुरुआत करेंगे। कहानी की समीक्षा देखा, आकाशदीप नायिका प्रधान कहानी है। इसकी कहानी, ये नायिका, इसकी नायिका है चंपा। चंपा और बुद्ध को ऐतिहासिक वातावरण में प्रतिशोधा प्रेम के मध्य जीते हैं। चंपा अंतर्द्वंद्व का प्रसाद ने बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है। कथानक का प्रारंभ नाटक के लिए हुए, मतलब नाटक जैसे नाटक देखते हैं ना, ऐसे प्रारंभ होता है। बुद्धगुप्त और चंपा दोनों बंदी है। युद्धगुप्त नहीं है, बुद्धगुप्त है, मैं बार बार बता रही हूँ। दोनों बंदी एक दूसरे की प्रेरणा तथा सहायता से मुक्त होना चाहते हैं। मतलब कि बुद्धगुप्त और चंपा एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं, और एक दूसरे को की सहायता करके आज़ाद होना चाहते हैं। मुक्त होकर बुद्धगुप्त अपने अदम्य साहस से एक द्वीप विशेष का शासक बनता है। चंपा के नाम एक द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखा जाता है। चंपा के नाम पर ही एक द्वीप का नाम चंपा रखा जाता है। चंपा अपने सद्व्यवहार से द्वीपवासियों का विश्वासभाजन बन जाते हैं। मतलब जितने भी वहाँ द्वीप में रह रहे हैं वो क्या है, चंपा से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार ही बहुत अच्छा है। और चंपा द्वीप नाम उसका बुद्धगुप्त रखता है, उसका प्रेमी ही उस द्वीप का नाम चंपा द्वीप रखता है। सभी की आज्ञाओं का पालन करते हैं और उचित सम्मान देते हैं। चंपा जो कह देती है सभी उसका कहना मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। बुद्धगुप्त अपने पहले जलदस्यु था, अब व्यापारी बन जाता है। मतलब पहले क्या, वो जल का क्या डाकू है, अब क्या व्यापारी बन जाता है। व्यापार से उसकी स्थिति समृद्ध हो जाती है, मतलब उन्नति कर जाता है। वह चंपा का उपासक मतलब चाहने वाला, उसके प्रणय का प्यासा है और चंपा के अंतर्द्वंद के मध्य झूलती रहती है। मतलब वो तो क्या है, उसे शादी करना चाहता है, मतलब प्रणय का प्यासा मतलब शादी करना चाहता है। लेकिन चंपा क्या है, द्वंद्व में खोई रहती है, कहीं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, और खासकर जैसे लड़कियों की आदत भी होती है। प्रेम और प्रतिशोध के बीच में भटकती रहती है। प्रेम या उससे प्रेम करती है लेकिन उसे बदले की भावना भी रखती है। अब आपके मन में सवाल होगा, अगर आप पहली बार इस कहानी को पढ़ रहे हैं कि बदले की भावना क्यों रखती है, तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आगे पढ़ोगे तो आपको जानकारी होती चली जाएगी। यद्यपि वह बुद्धगुप्त से प्यार करती है, मतलब उससे बदला भी लेना चाहती है, दुश्मनी भी करती है उससे, और प्रेम भी करती है। प्रेम और दुश्मनी का एक साथ दोनों का कैसे चलती है वो हम पढ़ेंगे। किंतु वह ये नहीं भूल पाती कि उसके पिता की हत्या जिन दस्युओं ने की थी उन्हें बुद्धगुप्त भी था। यही कारण है कि उसे पिता का स्मरण आता है तो उसे घृणा भी होती है। मतलब कि बात यह है कि जिसके पिता, वो अपने पिता के साथ उस द्वीप में रहती थी, लेकिन उसके पिता की हत्या किसने कर दी, जलदस्यु ने कर दी, और जलदस्यु ने उनकी हत्या की थी उसके पिता की। तो उन जलदस्यु में क्या बुद्धगुप्त भी शामिल था। तो उसको ये बात याद आती है कि ये मेरे पिता की हत्या में शामिल था, तो उससे उसे घृणा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे प्रेम भी करती है। चंपा पिता की मधुर स्मृति में आकाशदीप जलाती है, मतलब पिता की यादों में आकाशदीप जलाती है। बुद्धगुप्त स्वदेश लौटना चाहता है, भारत भूमि पर वापस आना चाहता है। अब क्या, बुद्धगुप्त भारत वापस आना चाहता है और अपने, इसलिए वह चंपा से चलने का प्रस्ताव रखता है। उस चंपा उसे अस्वीकार करती है। बुद्धगुप्त भारत तो आना चाहता है, लेकिन वो चंपा को लेकर आना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ये चंपा इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। निराश व्यथित मन तथा वियोग की अग्नि में जलते हुए हृदय को लेकर बुद्धगुप्त स्वदेश प्रस्थान कर देता है। अब वो नहीं मानी तो वो अकेला ही आ जाता है।
चंपा वहाँ एकांकी रह जाती, मैंने अकेली रह जाती है। लेकिन एक दिन चंपा द्वीप में जलमग्न हो जाता है। लेकिन एक दिन चंपा का द्वीप जलमग्न हो जाता है तो चंपा जलदस्यु बुधगुप्त की प्रेम में सर्वदा के जल समाधि ले लेती है और ये कहानी का अंत हो जाता है। मतलब कि एक दिन ऐसा होता है कि जलमग्न मतलब बहुत ज़्यादा जलमग्न मतलब जैसे तूफान आता है ना पानी का, आपने देखा हो ज्वार भाटा ऐसे तो आ जाता है, वो समाधि ले लेती है। समाधि मतलब कि अपने आप को वहाँ बैठा लेती है और वो क्या है जल में ही विलीन हो जाती है, मतलब उसका वो अपने आप को उस जल में समर्पित कर देती है, मतलब उसका देहांत हो जाता है। तो इस कहानी का बड़ा ही दुखद अंत होता है। लेकिन अभी आप जाना नहीं है, ये तो क्या है अभी आपको पूरी कहानी नहीं हुई है ये, ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्ट में बताया गया है। इस तरह से आकाशदीप कहानी ऐतिहासिक वातावरण पर आधारित कहानी, इसमें 5 वर्ष की घटनाओं पर उपस्थित किया गया है। आकाशदीप कहानी की मूल संवेदना प्रेम और कर्तव्य के द्वंद्व पर आधारित है। कहानीकार ने चंपा के व्यक्तित्व एवं आचरण में प्रेम की जो झलक दिखलाई है वह कर्तव्य बोध के सम्मुख फीकी पड़ जाती है। बुधगुप्त का प्यार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन द्वीप के लिए लोगों का विकास करने के लिए अपनी कर्तव्य भावना पर अडिग रहती है। मतलब कि वो जलदस्यु से प्रेम तो करती है बुधगुप्त से, लेकिन दूसरी तरफ हो जाती है अगर वो यहाँ रहेगी तो यहाँ के लोगों की सेवा करेगी, उनको क्या उनको विकास की तरफ आगे बढ़ाएगी, तो इसलिए वो क्या है उनकी सेवा करने के लिए वहीं रुक जाती है। साथ ही कहानीकार प्रसाद जी ने द्वीप निवासियों पर उसके प्रति श्रद्धा एवं विश्वास का भाव दिखाकर उसे उत्साहित करने का प्रयास किया। अब क्या है इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने दिखाया गया है कि किस प्रकार द्वीप के वासियों से श्रद्धा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनका कहना मानते हैं। तो इसलिए क्या है तब चंपा भी उनके प्रति क्या है आत्मसमर्पित हो जाती है। आदर्श प्रेम की स्थापना करते हुए कि द्वंद्व में करते हुए कि जिस विजय दिखाना इस कहानी का उद्देश्य है। चंपा अपने प्रेम की टिस को अपने कर्तव्य में दबाए हुए हैं, एकांकी आकाशदीप जलाकर बुधगुप्त की तरह भटके लोगों का मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार उद्देश्य की दृष्टि एक कहानी सफल होती है। मतलब एक कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी का ये उद्देश्य है कि क्या है लोगों का विकास करना है, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको क्या शिक्षा दिलाना है और उनकी सेवा करनी है, ठीक है, जो पिछड़े हुए लोग हैं। तो चंपा भी यही करती है, अपने प्रेम को ठुकराकर जनसाधारण लोगों की सेवा करती है। आकाशदीप कहानी की भाषा तत्सम संस्कृतनिष्ठ है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों की भाषा सुसंगठित शुद्ध प्रभावपूर्ण है। प्रकृति वर्णन है, प्रकृति मतलब द्वीप दिखाए गए हैं, कहीं पानी दिखाया गया है, तो ये प्रकृति वर्णन है। भाषा काव्यात्मक रूप देखा जा सकता है, मतलब भाषा में एक काव्यात्मक रूप है। कहीं कहीं शब्द विन्यास अधिक दूर हो गए, हालांकि कहानी की सजीवता एवं किसी प्रकार का अंतर नहीं, मतलब कहीं कहीं थोड़े कठिन शब्द भी आए हैं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है आकाशदीप कहानी कला की दृष्टि से पूर्ण सफल है, मतलब कला की दृष्टि से एक सफल कहानी है। ऐतिहासिक परिवेश का प्रस्तुत किया गया, मतलब इतिहास की घटनाओं पर आधारित है, तथापि इसका ऐतिहासिक परिवेश शुद्ध काल्पनिक है। मतलब ये कहानी एक काल्पनिक कहानी कल्पनाओं पर आधारित है। इस कहानी का प्रारंभ नाटकीय वातावरण की सृष्टि करने का पूर्ण सफल हुआ है। मतलब ये कहानी क्या नाटक की तरह शुरू होती है, जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई तो आपको लग रहा होगा कि हम कोई नाटक देख रहे हैं। तो इसमें कथन देख लेंगे, समुद्र में हिलोरें उठने लगी, दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे के बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श पुलकित कर रहे थे। मुकित की आशा सने का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार से मुक्त हो गए। तो ये कथन देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें चंपा, अब यहाँ जब ये कथन कहा गया था तो इसमें नहीं पता था कि बुधगुप्त को सामने वाली की लड़की है, वो क्या उसको लड़का समझ रही हैं। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि कहानी अभी शॉर्ट तरीके से मैंने सुनाई है, क्योंकि बहुत कहानी लंबी हो जाती है। तो ये जो आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको ये लिखना है क्या शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे चंपा नगरी क्षत्रिय बालिका है, वो भी क्या है क्षत्रिय बालिका है। पिता इस मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते हैं। माता मतलब प्रहरी का काम मतलब जो पहरेदार, जिसको आप आजकल गार्ड बोलते हैं, वो वाला। माता का देहावसान हो जाने पर पिता के साथ नाव पर रहती है, मतलब उनकी बचपन में उसकी माता का देहांत हो जाता है, वो अपने पिता के साथ ही रहती है। 8 बरस से समुद्र में ही मेरा घर है, इन्हें 8 सालों से मेरा समुद्र ही मेरा घर है। ये कौन कह रहा है?
ये चंपा कह रही है कि इसके बुधगुप्त को बता रही है कि मेरी माँ का देहांत हो गया था, मैं अपने पिता के यहाँ पास रहती थी और मेरे पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते। 8 सालों से मैं यहाँ समुद्री मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। कि तुमने जब आक्रमण किया था तो मेरे पिता ने 7 जलदस्युओं को मारकर जल समाधि ले ली थी। 1 मास हुआ है मैं नील नभ के नीचे नील जलनिधि के ऊपर एक भयानक अनंतता में निस्सहाय हूँ, अनाथ हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया और मैंने उन्हें गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। मतलब कि अब देखो, उनके पिता मणिभद्र क्या है कि यहाँ प्रहरी का काम करते। तो अब क्या है, उनके 8 वर्ष के बाद है, 8 वर्ष पहले उनकी माता का देहांत होता है। 8 वर्ष से वहाँ रह रही है, लेकिन जब उनके पिता का भी देहांत हो जाता है तो मणिभद्र है जिसके यहाँ काम करते हैं उनके पिताजी, तो उनके सामने घृणित प्रस्ताव रखते हैं, जिससे उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। तो फिर क्या है कि वो उससे गालियाँ सुनाती है, मतलब उसका प्रतिशोध करती है। तब मणिभद्र उसे कैदी बना लेता है। और ये कथन कौन कह रहा है? ये कथन कह रही है चंपा। किससे? बुधगुप्त से कह रही है। ठीक है। चंपा की आंखें निशम प्रदेश में रुद्र से थी। किसी आकांक्षा के लाल डोरे ने थे। धवल अपांगों में बालकों के सदृश निवास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी थी। उसे देखकर कांप गया। उसके मन में एक संपूर्ण वरदा यौवन की पहली कहानी लहरों को जगाने लगी। समुद्र वृक्ष विलंबे राग रंजित थिरकने लगी। चंपा के असंख्य कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे। दूधरान दस्यु ने देखा अपनी महिमा अलौकिक तरुण बालिका। वह इसमें अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। अब ये कथन किसके हैं? इसमें क्या है, जैसे वो मिलते हैं तो उसे पता चलता है कोमलता। भाई एक लड़की का जो शरीर होता है वो कोमल होता है और एक पुरुष का होता है वो कठोर। तब उसे पता चलता है कि ये लड़का नहीं लड़की है। तो इसमें आप देखेंगे आगे आपको पता चलेगा कि वो क्या बोलता है। तुमने दस्युवर्ती छोड़ दी परंतु हृदय वैसा ही है, अक्रूर सदृश ज्वलनशील। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाशदीप पर व्यंग्य करते हो। नाविक, उस प्रचंड आकाशदीप में आकाश के एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीप बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर, भागीरथी कौन है? नदी है, बांस के तो उच्च टांग देती थी। उस समय वे प्रार्थना करते थे, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले जाना। जब मेरे पिताजी वर्षों पर लौटते थे तो साध्वी तेरी प्रार्थना ने भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। अब क्या ये कथन कौन बोल रहा है? ये कथन बोल रही है कौन? चंपा बोल रही है। लेकिन क्या है, ये बता रही है अपने पिता के बारे में। यहाँ बुधगुप्त को सुना रही है कि जब मेरे पिताजी लौटते थे तो वो बोलते थे मेरी माँ को कि साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की। ठीक है। चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष हैं, कितने दूर निरीह प्राणियों से इंद्र और शची के समान पूजित है, स्मरण होता है, दार्शनिकों का देश है। ये महिमा की प्रतिमा मुझे ये समर्थ नृत्य आकर्षित रहती है। ये कौन कहती है? चंपा कहती है। बुधगुप्त, मेरे लिए सब कुछ मिट्टी है, सब जल तरल है, सब पवन शीतल है। कोई विशेष आकांक्षा मेरे हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विवाह का सुख भोगने के लिए। मुझे अपने छोड़ दो मेरी भोली भाली दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। यहाँ भी क्या है, चंपा बोल रही बुधगुप्त के कि तुम लौट जाओ, मैं यहीं रुकूंगी अपने क्या भोली भाली मेरी जनों की सेवा के लिए। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि इस जल से निवेश करूंगी, किंतु देखते मुझे भी इस जल में होगा और जैसे आकाशदीप। तो ये भी क्या है, चंपा का कथन है। तो ये कहानी आपकी यहाँ ख़त्म होती है। कहानी कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। पूरा कंटेंट मिलेगा जिसमें आप यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव पेपर, हरियाणा का सब्जेक्टिव पेपर और इंटरव्यू चारों ही प्रोसेस मात्र 1499 है वैसे तो, लेकिन आज का ऑफर 999 रुपये में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, कमेंट करके बता देना। व्हाट्सएप पे आप इसे ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यूट्यूब पर मिलता रहेगा और आपके पाठ्यक्रम में 21 कहानियाँ हैं, लगभग मैंने 7 कहानियाँ करवा दी है। आगे भी हमारी प्रोसेस
चलती रहेगी और 21 कहानियाँ करवाऊँगी, नाटक भी, निबंध, मतलब पूरा ही प्रोसेस मैं करवाऊँगी। आप इसे देख सकते हैं। अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो एस्टेट का भी आप PDF लेकर तैयारी कर सकते हैं मात्र 999 रुपये में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज का ऑफर है, प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। अगर आप पेड में नहीं तैयारी नहीं करना चाहते तो निःशुल्क भी क्लास आपको मिलती रहेगी। निःशुल्क का भी फ़ायदा अवश्य उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी संशय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।